दो बहनों ने बहुत मेहनत करके पैसे बचाए और एक अपार्टमेंट खरीदा। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका नया घर एक डरावना और भूतिया घर है। घर में आए कुछ ही दिन हुए थे कि ऊपर वाले फ्लैट से आने वाली लगातार आवाजों ने जूही का जीना मुश्किल कर दिया। परेशान होकर उसने छत पर स्पंज पैड चिपका दिए ताकि शोर कुछ कम हो सके, लेकिन जैसे ही वह अपना काम पूरा करने वाली थी, ऊपर से फिर वही परेशान करने वाली आवाज आने लगी। जूही ने तुरंत अपना कैमकॉर्डर निकाला ताकि आवाज रिकॉर्ड करके ऊपर रहने वाले पड़ोसी को सबूत दिखा सके। तभी बालकनी की तरफ से किसी चीज के घिसटने जैसी अजीब आवाज सुनाई दी। उसी समय फोन बज उठा। उसने कैमकॉर्डर मेज पर रख दिया, जिसका रुख बालकनी की ओर था, और फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं बोला। अचानक ऊपर से जोरदार धमाके की आवाज आई और पूरे घर की बिजली चली गई। जूही कुछ समझ पाती उससे पहले ही बिजली वापस आ गई। ऊपर से शोर अब भी जारी था। गुस्से में वह ऊपर जाकर पड़ोसी से लड़ने के लिए निकल पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय उसकी बालकनी में एक औरत की परछाई खड़ी थी और फिर वही घिसटने वाली डरावनी आवाज गूंज उठी। अगले ही पल जूही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 4 दिन बाद जब जूही काम पर नहीं पहुंची तो उसकी कंपनी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसकी बहन जू यंग से संपर्क किया। लंबे समय तक ओवरटाइम करने के कारण जू यंग कंपनी के छात्रावास में रहती थी, इसलिए काफी दिनों से उसकी अपनी बहन से बात नहीं हुई थी। जब वह घर पहुंची तो दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी मिली, जिस पर लिखा था कि घर में शोर न करें। अंदर जाने पर उसने देखा कि बैठक और जूही का कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त पड़ा था। यह देखकर वह घबरा गई और तुरंत अपनी बहन को फोन लगाया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। तभी उसे याद आया कि जूही हमेशा ऊपर से आने वाले शोर की शिकायत किया करती थी, लेकिन जू यंग को कम सुनाई देता था और बिना सुनने की मशीन के वह लगभग कुछ भी नहीं सुन सकती थी। इसी वजह से वह अपनी बहन की परेशानी कभी समझ ही नहीं पाई। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब घर खरीद लिया है तो अब समझौता करके रहना ही पड़ेगा। इसके बाद जूही ने शिकायत करना ही छोड़ दिया था। अब जू यंग को शक होने लगा कि उसकी बहन का अचानक गायब होना शायद उसी रहस्यमय शोर से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह जूही के सहकर्मी की हून से मिलने गई। किहून ने बताया कि जब भी दोनों फोन पर बात करते थे, जूही हमेशा पूछती थी कि क्या उसे भी कोई अजीब आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन उसे कभी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। बाद में जू यंग वापस घर लौटी और अपनी बहन का मोबाइल ढूंढ निकाला, लेकिन वह बंद था। यह बात उसे बहुत अजीब लगी, क्योंकि जूही अपना मोबाइल हमेशा अपने साथ रखती थी। उसने सोचा कि फोन चार्ज करके देखा जाए, शायद उसमें कोई सुराग मिल जाए। लेकिन जैसे ही वह चार्जर उठाने के लिए नीचे झुकी, उसकी नजर फर्श पर पड़े फफूंदी के एक बड़े धब्बे पर गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर नीचे वाले फ्लैट नंबर 504 का रहने वाला व्यक्ति खड़ा था। वह गुस्से में बोला कि शोर करना बंद करें। जू यंग ने समझाया कि पिछले कई दिनों से घर में कोई नहीं था, इसलिए शोर उनकी तरफ से नहीं हो सकता, लेकिन वह आदमी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसकी ठंडी और डरावनी आंखें जू यंग को घूर रही थीं। उसने धमकी दी कि अगर शोर बंद नहीं हुआ तो वह उसका मुंह तोड़ देगा। उस आदमी के जाने के बाद जू यंग ने गलियारे के एक कोने में लंबे बालों वाली एक रहस्यमय औरत को खड़े देखा। यह देखकर वह बुरी तरह डर गई और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब मोबाइल चार्ज हो गया तो उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे सही पासवर्ड नहीं पता था। अगली सुबह वह सिक्योरिटी ऑफिस गई और गार्ड से पूछा कि क्या उसने उसकी बहन को कहीं देखा है। गार्ड ने बताया कि कुछ समय पहले जूही शोर की शिकायत लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद से उसने उसे नहीं देखा। जब जू यंग ने 504 में रहने वाले पड़ोसी का जिक्र किया जो हमेशा परेशान करता था, तो गार्ड ने बताया कि 504 में रहने वाली जंग सिम खुद भी शोर से परेशान थी और उसने समझदारी से काम लेने की सलाह दी थी। गार्ड ने यूं ही यह भी कह दिया कि अपार्टमेंट नंबर 604 होने की वजह से पड़ोसी उस फ्लैट पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। वह अब 604 में पहले क्या हुआ था ये बताने ही वाला था कि तभी एक औरत भागती हुई आई और बेसमेंट से आ रही भयानक बदबू की शिकायत करने लगी। जब गार्ड ने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो अंदर से बेहद तेज बदबू का झोंका बाहर आया। उसने बताया कि पिछले 10 सालों से कुछ लोग वहां कूड़ा फेंकते आ रहे हैं, जिससे कूड़े का बहुत बड़ा ढेर बन गया है। इसे रोकने के लिए उसने बेसमेंट में ताला लगा दिया था, लेकिन कुछ लोग आज भी खिड़की से कूड़ा फेंक देते हैं। सफाई का खर्च बहुत ज्यादा था और कोई उसे उठाना नहीं चाहता था, इसीलिए मामला वैसे ही छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद जू यंग ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी बहन को ढूंढने के लिए उसी घर में रहने आ गई। उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। मेज पर रखी किमची को देखकर उसे अपनी बहन की याद आ गई। जूही जानती थी कि जू यंग को किमची बहुत पसंद है, इसलिए वह हर जन्मदिन पर उसके लिए ढेर सारी किमची बनाती थी। लेकिन इस बार जूही उसके साथ नहीं थी। तभी अचानक जू यंग के मन में एक ख्याल आया। उसने अपने जन्मदिन की तारीख को ही अपनी बहन के फोन का पासवर्ड डालकर देखा। हैरानी की बात यह थी कि फोन तुरंत खुल गया। फोन में बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थीं। उसने एक रिकॉर्डिंग यूं ही चला दी, लेकिन केवल 2 सेकंड बाद ही एक जोरदार आवाज गूंजी। हियरिंग एड पहनने की वजह से वह समझ नहीं पाई कि वह आवाज ऊपर वाले फ्लैट से आई थी या फोन के अंदर से। कुछ देर बाद वह बेडरूम में गई और रिकॉर्डिंग फिर से सुनने लगी। उसमें उसे अपनी बहन की शिकायतें सुनाई दी और उसे एहसास हुआ कि जूही पिछले कई दिनों से कितनी परेशान थी।
तभी रिकॉर्डिंग में किसी और की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आवाज बिल्कुल उसके पास से आ रही हो, जबकि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। अगले ही पल उसे लगा कि उसकी बहन की आवाज सीधे उसके कान के पास गूंज रही है। वह इतनी डर गई कि उसने फोन हाथ से फेंक दिया। थोड़ी ही देर बाद डोरबेल बजी। इस बार जूयंग ने साफ साफ अपनी बहन की आवाज बाहर से सुनी, जो एक ही वाक्य बार बार दोहरा रही थी। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला और झिर्री से बाहर देखा। बाहर खड़े व्यक्ति की आंखें पूरी तरह काली थीं। वह जू ही नहीं थी। तभी एक अजीब सी घिसने और कान चीर देने वाली आवाज गूंजने लगी। उस आवाज ने जूयंग को इतना परेशान कर दिया कि वह जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल उसकी आंख खुली, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह सब एक सपना था या सच। कुछ देर बाद की-हून उससे मिलने आया। बातचीत के दौरान जूयंग को पता चला कि वह जूही का बॉयफ्रेंड था और दोनों पिछले 6 महीनों से छिपकर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका जूही से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। दोनों साथ में स्थानीय जिला कार्यालय गए, जहां एक अधिकारी ने बताया कि कई महीने पहले 604 में रहने वाली एक औरत ने ऊपर से आने वाले शोर की शिकायत की थी। उसने यह भी कहा था कि उसे अपने घर में भूत दिखाई देते हैं। कुछ दिनों बाद उसके घर से तेज बदबू आने लगी। जब दरवाजा खोला गया तो पता चला कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर जूयंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि वह उसी घर में रह रही है जहां कभी एक औरत की लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली थी। यह सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। इसके बाद की-हून उसके साथ घर आया। इस बार दरवाजे पर एक बड़ा सा नोट चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था कि घर के अंदर हर हाल में शांति बनाए रखें। जूयंग को लग रहा था कि यह सब नीचे रहने वाले जंगसिम ने किया है। थोड़ी देर बाद की-हून ने जूही के लिए लापता व्यक्ति के पोस्टर बनाना शुरू कर दिए। इसी बीच जूयंग को पुलिस का फोन आया और पूछा गया कि क्या उसे कोई नई जानकारी मिली है। जूयंग ने पुलिस को जंगसिम की धमकियों के बारे में बताया और जोर देकर कहा कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। लेकिन बिना किसी सबूत के पुलिस जंगसिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। पुलिस से उसे पता चला कि इमारत के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब उसकी रिकॉर्डिंग देखी गई तो पता चला कि उसकी बहन कभी इमारत से बाहर निकली ही नहीं थी। जूयंग को लगा कि जब उसकी बहन का फोन और बटुआ घर पर ही है और वह बाहर भी नहीं गई, तो जरूर उसे जंगसिम के घर में छिपाया गया होगा। उसने पुलिस से बार बार विनती की कि वे उसके घर की अच्छी तरह तलाशी लें, लेकिन पुलिस ने साफ कहा कि केवल शक के आधार पर किसी के घर में घुसकर तलाशी नहीं ली जा सकती। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि खुद जंगसिम खड़ा था। की-हून आगे बढ़कर उसका सामना करने लगा, जबकि जूयंग छिपकर यह सब देख रही थी। जैसे ही की-हून ने दरवाजा खोला, जंगसिम ने सामने एक आदमी को देखकर अपने चेहरे के भाव बदल लिए। फिर भी वह घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, मानो उसे पता हो कि जूयंग घर पर ही है। उसने बस इतना कहा कि ज्यादा शोर मत करो और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। 504 नंबर के दरवाजे पर पहुंचते ही जंगसिम ने अपनी जेब से एक छिपा हुआ चाकू निकाला। ऐसा लग रहा था कि लगातार होने वाला शोर उसे पूरी तरह पागलपन की हद तक पहुंचा चुका था। कुछ देर बाद जूयंग ने अपनी बहन के लापता होने के पोस्टर हर जगह चिपकाने शुरू किए। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी जो बेसमेंट की खिड़की को लगातार घूर रहा था। जिज्ञासा में वह भी नीचे झुककर अंदर देखने लगी। तभी वह लड़का अचानक उठकर वहां से चला गया। जूयंग ने टॉर्च जलाकर अंदर देखने की कोशिश की। उसी समय 804 में रहने वाला जोंगिन पीछे से आ गया। उसने जूयंग को चेतावनी दी कि वह इमारत में पोस्टर न लगाए, क्योंकि इस साल पुनर्विकास के लिए मतदान होने वाला था। रेजिडेंट कमेटी का अध्यक्ष किसी भी तरह का विवाद या बदनामी नहीं चाहता था। अगर इलाके में अफवाहें फैल गईं, तो पुनर्विकास की मंजूरी रुक सकती थी और सभी मकानों की कीमतें भी गिर सकती थीं। घर लौटकर जूयंग अपनी बहन के पोस्टर को खाली नजरों से देख रही थी। तभी दरवाजे का ताला खुला। उसने देखा कि जूही वापस आ गई है। यह देखकर वह खुशी से उसे गले लगाने दौड़ी, लेकिन जूही ने उसे जोर से धक्का दिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। जूयंग भी उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंची और पूछने लगी कि वह इतने दिनों तक कहां थी। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर देखा, वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे बैठक से आवाज सुनाई दी। दरअसल यह सब एक भयानक सपना था। घबराहट कम करने के लिए वह रसोई में पानी पीने गई। तभी उसकी नजर बालकनी में खड़ी किसी परछाई पर पड़ी। वह डर गई और भागने ही वाली थी कि उसी समय जंगसिम दरवाजे पर आ गया और बार बार पासकोड डालकर अंदर आने की कोशिश करने लगा। खुशकिस्मती से बालकनी की वह परछाई गायब हो चुकी थी। जूयंग ने रसोई से चाकू उठाया और हिम्मत करके बालकनी की तरफ बढ़ी। वहां कोई नहीं था। फिर उसने दरवाजे के झिर्री वाले छेद से बाहर देखा तो जंगसिम भी वहां से जा चुका था। उधर जंगसिम शोर की वजह से पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वह हर मंजिल पर घूम घूम कर शोर का स्रोत ढूंढ रहा था। गुस्से में वह गलियारे में जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि कोई दरवाजे के ऊपर बने कोने में बैठा उसे घूर रहा है। उसी समय मोशन सेंसर वाली बत्ती जल उठी। उसने दोबारा ध्यान से देखा तो डर के मारे भागने लगा। पीछे मुड़कर देखने की कोशिश में वह कांच तोड़ते हुए नीचे गिर पड़ा और उसी की मौत हो गई।
अगली सुबह जू यंग ने पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुने और तुरंत नीचे भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि जंग सिम था। वही पुलिस अधिकारी उसके पास आया जिससे वह पहले मिल चुकी थी। जू यंग ने बताया कि मरने वाला 504 नंबर का रहने वाला था और पुलिस से एक बार फिर उसके घर की तलाशी लेने की गुजारिश की ताकि उसकी बहन का कोई सुराग मिल सके। लेकिन पुलिस ने उसे समझाया कि वे पहले ही उसके घर की पूरी तलाशी ले चुके हैं और वहां उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। कोई भी वहां छिपा हुआ नहीं मिला। सबको लगा कि जू यंग अपनी बहन के गायब होने के तनाव में यह सब कल्पना कर रही है, इसलिए उन्होंने उसे बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम न लगाने की चेतावनी दी। तभी वहां रेजिडेंट्स कमेटी की अध्यक्ष आई और उसने जू यंग से कहा कि वह यह तमाशा बंद करे और सोसाइटी की बदनामी न करे, वरना उसे पछताना पड़ेगा। उसने यहां तक कह दिया कि अपार्टमेंट 604 पर शायद कोई श्राप है। जो भी वहां रहता है वह पागल हो जाता है और यहां तक कि उसके ऊपर और नीचे रहने वाले लोग भी सामान्य नहीं रह पाते। जू यंग को उसकी बात समझ नहीं आई, इसलिए वह जोंगिन से मिलने अपार्टमेंट 804 पहुंची। तभी एक छोटी बच्ची उसके पीछे से दौड़ती हुई आई और जोंगिन ने बताया कि वह उसकी शरारती बेटी है। बातचीत के दौरान जू यंग को पता चला कि पहले अपार्टमेंट 704 में रहने वाली एक औरत हमेशा ऊपर से आने वाले शोर की शिकायत करती थी। बदला लेने के लिए वह कुर्सी पर चढ़कर तवे से छत पर जोर जोर से मारती थी ताकि ऊपर रहने वालों को भी वैसी ही परेशानी महसूस हो। लेकिन उस शोर से अपार्टमेंट 604 में रहने वाला आदमी इतना परेशान हो गया कि गुस्से में 704 में घुस गया और उस औरत पर हथौड़े से हमला कर दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह वहां से भाग गया, लेकिन वह औरत तुरंत नहीं मरी। मरने से पहले वह लगातार दीवारों और फर्श पर थपथपाती रही और उसके मुंह से दांत पीसने की डरावनी आवाजें निकलती रहीं। पड़ोसियों ने उन आवाजों को सामान्य शोर समझकर अनदेखा कर दिया। जब उसकी लाश मिली तब वहां के लोगों ने पुनर्विकास की मंजूरी रुक जाने के डर से पूरी घटना को छिपाने का फैसला कर लिया। उस दिन के बाद अपार्टमेंट 604 में रहने वाला आदमी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और फिर किसी को कभी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जू यंग ने जोंगिन से पूछा कि अगर अब वह अपार्टमेंट 704 में रहती है तो वहां से रोज अजीब आवाजें क्यों आती हैं। जोंगिन ने हैरानी से बताया कि उस औरत की मौत के बाद से अपार्टमेंट 704 हमेशा से खाली पड़ा है। ये सुनकर जू यंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वह अपने घर लौटी तो उसे दरवाजे पर फिर एक पर्ची चिपकी हुई मिली। उसे हमेशा लगता था कि ये पर्चियां अपार्टमेंट 504 में रहने वाली जंग सिम छोड़ती थी, लेकिन अब जबकि जंग सिम मर चुकी थी, इसका मतलब साफ था कि कोई और यह सब कर रहा था। इस बार पर्ची बिल्कुल खाली थी। जैसे ही उसने उसे हटाया, उसके दरवाजे पर खून से लिखा दिखाई दिया, नर्क में जाओ। अगले दिन जू यंग ने अपनी बहन के गुमशुदगी के पोस्टर पूरे परिसर में फिर से लगा दिए। उसी समय पुनर्विकास को लेकर एक बैठक चल रही थी। कमेटी की अध्यक्ष दिखावे के लिए जंग सिम की मौत पर दुख जता रही थी। तभी जू यंग भीड़ के बीच से गुजरी और उसने देखा कि उसकी बहन का एक पोस्टर लोगों के पैरों तले कुचला हुआ पड़ा है। यह देखकर उसका गुस्सा और दुख दोनों फूट पड़े। उसने अध्यक्ष के हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसकी बहन इसी परिसर से रहस्यमय तरीके से गायब हुई है। उसे पुनर्विकास से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ अपनी बहन को ढूंढना चाहती है। अध्यक्ष ने उसे चुप कराने की कोशिश की और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बाकी लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया, लेकिन जू यंग रुकने वाली नहीं थी। वह लगातार चिल्ला रही थी कि उसकी बहन को कहीं न कहीं इसी परिसर में छिपा कर रखा गया है। उसी समय की हून वहां पहुंचा। उसने पूरा हंगामा देखा और जू यंग को वहां से बाहर ले गया। उसने बताया कि उसकी जांच में अपार्टमेंट 604 में रहने वाले आदमी के परिसर से बाहर निकलने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसका मतलब था कि वह शायद अभी भी इसी परिसर में कहीं छिपा हुआ है। यह सुनते ही जू यंग के दिमाग में अचानक बेसमेंट का ख्याल आया, क्योंकि वहां इतनी बदबू रहती थी कि किसी ने कभी ठीक से उसकी तलाशी नहीं ली थी। दोनों हिम्मत करके बेसमेंट में पहुंचे और कचरे के ढेरों के बीच तलाश शुरू कर दी। तभी की हून, जो वीडियो कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, उसकी नजर एक कोने में खड़ी किसी परछाई पर पड़ी। उसने अपने आप को संभाला और मोबाइल फोन की रोशनी से ध्यान से देखा। जमीन पर अपार्टमेंट 604 में रहने वाला वही आदमी पड़ा हुआ था। जैसे ही की हून ये देखने के लिए उसके पास बढ़ा कि वह जिंदा है या नहीं, तभी अचानक उसके कानों में एक भयानक चीख जैसी तेज आवाज गूंज उठी। अगले ही पल उस आदमी का सिर लुढ़क कर कीहून के पैरों के पास आ गिरा। उधर जू यंग को वहां कुछ नहीं मिला, इसीलिए वह कीहून के पास पहुंची। लेकिन उसने देखा कि कीहून का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। वह उसके करीब जाकर देखने ही वाली थी कि तभी एक गहरी और असहनीय चीख उसके कानों में गूंज उठी। फिर उसने देखा कि कीहून का शरीर अचानक फड़फड़ाने लगा। यह देखकर वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। अगले ही पल कीहून ने जू यंग पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जू यंग जितनी बार भी उसका नाम पुकारती रही, लेकिन कीहून की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून की प्यास दिखाई दे रही थी, मानो उस पर किसी बुरी शक्ति का साया हो। उसी समय जू यंग ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से कीहून के सिर पर दे मारा। इसके बाद वह अपनी जान बचाकर भागी। वह जल्दी जल्दी सीढ़ी पर चढ़ने लगी, लेकिन कीहून ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया।
तभी ठीक उसी समय रेजिडेंस कमेटी का हेड वहां पहुंच गया और उसने जूयंग की जान बचा ली। जब जूयंग को होश आया तो उसने खुद को प्रॉपर्टी ऑफिस में पाया। उसके घावों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उसकी जान बचाने वाला वही रेजिडेंस कमेटी का हेड था। हेड ने बताया कि वह संयोग से बेसमेंट के पास से गुजर रहा था। उसने जूयंग को देखा और तुरंत उसकी मदद की। साथ ही पुलिस को भी बेसमेंट की जांच के लिए बुला लिया गया। अब जूयंग का रवैया थोड़ा बदल चुका था और वह हेड से खुलकर बात करने लगी। उसने बताया कि पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में उसने अब तक सिर्फ 2 बच्चों को देखा है, एक हेड का बेटा और दूसरी 804 में रहने वाली जोंगिन की बेटी। लेकिन यह सुनते ही हेड के चेहरे पर हैरानी छा गई। सच्चाई जानकर जूयंग भी सन्न रह गई, क्योंकि उसे साफ याद था कि उसने जोंगिन के घर में एक छोटी बच्ची को अपनी आंखों से देखा था। इसी बीच जूयंग के पास पुलिस का फोन आया। जब वह बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंची तो यह जानकर उसके होश उड़ गए कि कीहून की मौत हो चुकी थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने बेसमेंट में एक लोहे का दरवाजा देखा था और उसे शक था कि उसकी बहन वहीं फंसी हुई है। लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्होंने पूरे बेसमेंट की अच्छी तरह तलाशी ली, वहां ऐसा कोई दरवाजा नहीं मिला। पुलिस को लगा कि सदमे की वजह से जूयंग की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए उन्होंने उसे दोबारा बेसमेंट में न जाने की सख्त चेतावनी दी। लेकिन जूयंग हार मानने वालों में से नहीं थी। वह अकेले ही फिर से बेसमेंट में चली गई। अंदर उसे अपनी बहन का कैमकॉर्डर मिला। उसमें रिकॉर्ड एक वीडियो में दिखाई दिया कि जूही 804 नंबर के फ्लैट में गई थी, जहां कई वाइब्रेशन मशीनें लगी हुई थीं। अब यह साफ हो गया कि ऊपर से आने वाला सारा शोर जोंगिन ही पैदा कर रही थी। वीडियो में कुछ बेहद डरावने दृश्य भी थे। उनमें जोंगिन अपनी मां की आवाज निकालकर किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वीडियो में जोंगिन के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर जूही समझ गई कि जोंगिन कितनी खतरनाक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोंगिन ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसके सिर पर एक कप दे मारा। अब जूयंग को पूरी तरह यकीन हो गया कि इन सारी घटनाओं के पीछे असली गुनहगार जोंगिन ही है। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी और आखिरकार अपनी बहन को एक कोने में छिपा हुआ ढूंढ लिया। जूही की हालत बेहद गंभीर थी। वह मरने जैसी हालत में थी। जूयंग तुरंत उसे सहारा देकर वहां से बाहर ले जाने लगी, लेकिन बेसमेंट के बाहर निकलने वाले रास्ते पर जोंगिन पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और हाथ में एक हथौड़ा था। जूयंग ने फौरन लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी बहन को लेकर दूसरी दिशा में भाग गई। लेकिन काफी देर तक गोल गोल घूमने के बाद उसे समझ आया कि वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। इसलिए उसने पहले अपनी बहन को सुरक्षित जगह पर छिपाया और फिर अकेले ही जोंगिन का सामना करने चली गई। इसी दौरान जोंगिन ने खुद अपने मुंह से कबूल किया कि 704 नंबर वाले फ्लैट में रहने वाली औरत की हत्या भी उसी ने की थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि वह औरत हमेशा शिकायत करती रहती थी कि जोंगिन की बेटी घर में दौड़ती भागती रहती है और बहुत शोर करती है। इसी कारण जोंगिन ने अपनी बेटी को नीचे खेलने भेज दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक डिलीवरी ट्रक ने उसे कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। अपनी बेटी की मौत का पूरा दोष उसने 704 वाली औरत पर डाल दिया। अब जोंगिन धीरे धीरे जूयंग की तरफ बढ़ने लगी। उसके इरादे साफ थे, वह जूयंग को भी मार देना चाहती थी। यह देखकर जूयंग तुरंत पलटी, वहां से भागी और खुद को एक अस्थायी सुरक्षित जगह पर छिपा लिया। फिर वही अजीब सी पीसने जैसी आवाज दोबारा सुनाई दी और उसके साथ एक कानों को चीर देने वाली तीखी आवाज भी गूंजने लगी। जब यह दर्द असहनीय हो गया तो जूयंग ने तुरंत अपना श्रवण यंत्र निकाल दिया और देखते ही देखते चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल जोंगिन अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने बिना कोई देर किए हथौड़े से जूयंग पर हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। जोंगिन उसके ऊपर बैठ गई और उसे खत्म करने के लिए हथौड़ा उठाया। तभी अचानक वही पीसने जैसी आवाज फिर से गूंज उठी। जूयंग ने इसी मौके का फायदा उठाया और वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगी, जोंगिन उसके पीछे दौड़ी और अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगी। लेकिन तभी जूयंग की नजर गलती से 704 में रहने वाली औरत की आंखों से मिल गई। वह इतनी डर गई कि उसने दोबारा सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसने जोंगिन को न बचाने का फैसला किया और लोहे का दरवाजा पूरी ताकत से बंद कर दिया। ठीक 704 वाली औरत की तरह जोंगिन भी दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी ताकि किसी का ध्यान उसकी तरफ जाए। लेकिन सब बेकार साबित हुआ, क्योंकि बाकी सभी लोगों ने उस आवाज को सिर्फ रोज का शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया। आखिर में जूयंग अपनी बहन के साथ बेसमेंट से बाहर निकल गई। कुछ दिनों बाद 704 में रहने के लिए एक नया पड़ोसी आया। वह स्वागत के तौर पर कुछ उपहार लेकर जूयंग से मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान उसने उसे 2 उपहार दिए और यह वादा भी किया कि वह ऊपर से किसी तरह का शोर नहीं होने देगा। और इसी के साथ खत्म होती है 2025 की कोरियाई हॉरर फिल्म नॉइज की पूरी कहानी। यह फिल्म काफी हद तक चॉल्सी जेगुप माटेओ जैसी महसूस होती है, क्योंकि दोनों फिल्मों का मुख्य विषय शोर है, जो समाज की सच्चाइयों और इंसानों की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव दिखाता है। फिल्म का डरावना माहौल बेहद शानदार है, भले ही इसकी कहानी कुछ जगहों पर थोड़ी उलझी हुई लगे।
आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।